हेलो दोस्तों, ये जो है मेरा संपूर्ण इतिहास का ये दूसरा चैप्टर है। इससे पहले मैंने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता दिया था, ठीक है। और जस्ट इसके बाद मैं वैदिक काल अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर इसमें बात करेंगे दोस्तों, वैदिक काल से अगर पढ़ लेते हैं यहाँ से, कोई किताब कोई क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इस ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया हूँ, क्योंकि देखिए ये अगर पढ़ना हो तो बुक में ये लगभग मैं 20 से 25 पेज में थ्योरी पेपर में दिया हूँ, लेकिन मैं उनमें इन्हीं तत्व को शामिल किया हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको एग्जाम में मिलता है। मैं उन्हीं को कवर किया हूँ। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं वैदिक काल। आज के स्टार्ट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता प्रकाश में आई, जो पूर्णतः एक ग्रामीण सभ्यता थी, जिसकी जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से मिलती है। इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता और इस काल की वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आर्यों द्वारा परिवर्तित होने के कारण इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। किस सभ्यता को? वैदिक सभ्यता को। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है, जिसका अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ, उच्च कुल में उत्पन्न माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो कि आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व। यानी ये दोनों है। अब एक एक करके बारी से पढ़ेंगे। और दोस्तों आप लोग कॉपी कलम ले लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होगा, जो हमारा रेड मार्किंग किया होगा, वो आपको नोट कर लेना है। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, या तो आप इस मोबाइल में जो है मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पोर्ट्रेट मोड होता है दोस्तों, उसमें आपको लेना है। इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड में अगर मोबाइल रखेंगे तो अच्छी व्यू आएगा इस चैप्टर का, क्योंकि ये लेक्चर वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो लेक्चर वीडियो होता है दोस्तों, इसमें लगभग में आपका 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन कवर हो जाता है एक टॉपिक से। तो आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस काल यानी उत्तर वैदिक काल, यहाँ पे वैदिक काल होगा, ठीक है। वैदिक काल का ही हेडिंग है इसका। इस काल तक लोगों के लिए लोहे का ज्ञान नहीं था। किस काल में? वैदिक काल में। इस काल की सभी जानकारी एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। क्या स्रोत है? ऋग्वेद है। किसका? तो वैदिक काल का। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम एवं पवित्रम ग्रंथ है। किसका? आर्यों का। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जेत अवस्था में काफ़ी समानता पाई जाती है। एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं किसमें समानता पाई जाती है। तो ये आपका ईरानी ग्रंथ जेत अवस्था और दूसरा आपका ऋग्वेद, ये दोनों में काफ़ी समानता पाई जाती है। सर्वप्रथम जब आर्य भारत में आए तो उनका यहाँ से दास अथवा दस्यु कहे जाने वाले लोगों से संघर्ष हुआ। अंत में आर्यों की विजयी हुई। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने के कारण इन्हें पंचजन्य कहा गया है। किस कारण से पंचजन्य कहा गया है? 5 कबीले होने के कारण से। ये कबीले कौन कौन से हैं? ये पुरु, यदु, अनु, तुर्सु एवं द्रह्यु ये कबीले हैं, जिसको हमें पंचजन्य के नाम से जानते हैं। भरत, कृवि एवं त्रिस्त आर्य शासक वंश थे। ये भरत जो है, कृवि, त्रिस्त आर्य शासक थे। भरत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत के कुल पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे। जो भरत है दोस्तों, इसका कुल पुरोहित कौन थे? तो जो पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे, ये थे। कालांतर में भरतवंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों के मध्य दशराज युद्ध था, अर्थात 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी, जिसको अभी वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाने जाते हैं, के तट पर लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजयी हुई। किसकी विजयी हुई? सुदास की विजयी हुई। कुछ समय के बाद पराजित राजा पुरुओं और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन कुरु वंश की स्थापना हुई। यह वंश उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध हुआ। ऋग्वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था। किस रूप में संगठित था? कबीले के रूप में संगठित था। नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाला है। कबीले को जन भी कहा जाता था। यहाँ पे कबीले को क्या, ऋग्वैदिक काल में समाज को कबीले के रूप में संगठित किया गया था, और जिसको कबीले के जन भी कहा जाता था। आरंभ में आर्यों के कुटुंब कुल या परिवार रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिसका प्रधान कुल कुलप या कुलपति कहलाता था। कुलप परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामीणी कहलाता था। ये पूछे जाने वाला है दोस्तों
कि ग्रामणी क्या कहलाता था, वैदिक काल में जिसका जो ग्राम का प्रधान होता था ग्रामणी कहलाता था, तथा अनेक ग्रामों को मिलाकर 20 बनता था जिसका प्रधान 20पति होता था। ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुटुम्बगिरी ही सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक 20 का समूह जन या कबीला कहलाता था जिसका प्रधान राजा या राजन या गोप होता था। शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। इस काल में राजा भूमि का स्वामी न होकर प्रधानतः युद्ध का नेता होता था तथा व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लेता था। राजा की सहायता हेतु इस काल में 3 अधिकारी, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणों का वर्णन मिलता है। प्रायः पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रामीणी, रथकार, कमादी आदि उपस्थित रहते थे। इन्हें क्या कहता था, रत्नी कहा जाता था। इनका संख्या राजा सहित लगभग 12 थी। इस काल के अन्य पदाधिकारी में पूरब तथा दूत उल्लेखनीय है। इनमें पूरब दुर्गपति होते थे। दूत के कार्य राजनीतिक थे, जो समय पर संधि विग्रह के प्रस्ताव को लेकर अन्य राज्य में जाते थे। ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति एवं विदत प्रमुख है। सभा यह श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी। समिति यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी तथा सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसे राजा को चुनने एवं पदच्युत यानी पद से हटाने करने का भी अधिकार था। समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। विदथ यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा कहा जाता था। विदत धार्मिक तथा सैनिक महत्व का कार्य भी करती थी। अब ये देखिए, आर्यों के आदि स्थल मूल निवास से संबंध विभिन्न मत है, इनको भी जान लेना जरूरी है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सप्त सेंधव क्षेत्र, डॉक्टर अविनाश चंद्रा, डॉक्टर संपूर्णानंद। महर्षि देश, डॉक्टर गंगानंद झा। मध्य प्रदेश, डॉक्टर राजवल्ली पांडे। कश्मीर, LD कल। देविका प्रदेश, जिसे अभी वर्तमान में मुल्तान है, ये डॉक्टर DS त्रिदेव। उत्तरी ध्रुव प्रदेश, बाल गंगाधर तिलक। हंगरी यानी कि डेन्यूब नदी की घाटी, प्रोफेसर गाइल्स। दक्षिणी रूस, मेयर पिक व गार्डन चाइल्ड्स। जर्मनी, पेनाका हार्ट। मध्य एशिया, मैक्स मूलर। अब देखिए, सर्वाधिक मान्य मत जो है सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं है। परिवार के लिए ऋग्वेद में गृह शब्द का प्रयोग हुआ था। ये पूछा जाता है कि परिवार शब्द के लिए ऋग्वेद में कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था, गृह शब्द। ऋग्वेद में जन शब्द का लगभग 275 बार एवं 20 शब्द 170 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऋग्वैदिक समाज कैसा था, तो ये पितृसत्तात्मक था। पिता ही परिवार का मुखिया होता था। पितृसत्तात्मक तत्व का प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों को यथोचित आदर एवं सम्मान दिया जाता था। स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी। उन्हें शिक्षा पाने तथा राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने का भी अधिकार था। लोपामुद्रा, सिक्ता विश्वास, अपाला और घोषा इस काल की ऐसी ही विदुषी महिला थी, यानी विद्वान महिला थी। आर्य लोक का विवाह दास तथा दासियों के साथ निषिद्ध था। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उल्लेख मिलता है जो दीर्घकाल अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को आमुजू कहते थे। क्या कहते थे? जो आजीवन अविवाहित रहती थी उसको आमुजू कहते थे। सामान्यतः परिवार में एक पत्नी विवाह प्रचलित थी। यद्यपि कुलीन वर्ग के लोग कई कई पत्नियां रखते थे। बाल विवाह का प्रथा नहीं था, यानी ऋग्वैदिक काल में अंतर्जातीय विवाह होते थे। समाज में सती प्रथा के प्रचलित होने का उदाहरण नहीं मिलता है। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, परंतु संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं था स्त्रियों को। आर्यों का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर के आधार पर हुआ था। आर्यों के 3 प्रमुख वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यह वर्गीकरण जन्मजात या जातिगत न होकर
कर्म के आधार पर निश्चित किया गया था। जो ऋग्वेदिक काल में है दोस्तों, आर्यों में ये जो जाति है ये कर्म के आधार पर निश्चित किया गया था। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था चिन्ह दिखाई पड़ते थे। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इस सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेद के शेष भाग में कहीं भी वैश्य और शूद्र का वर्णन नहीं है। ऋग्वेदिक समाज में दास अथवा दासियों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें आर्यों का प्रबल शत्रु बताया गया है। अमानुष कहा गया है। किसे कहा गया है? दास को अमानुष कहा गया था ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल के लोग सोम मुख्य पेय पदार्थ था। कौन सा पेय पदार्थ था ऋग्वेदिक काल में? मुख्य पेय पदार्थ सोम। इस काल में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों तरह के भोजन किए जाते थे। वेशभूषा में सूती वस्त्र, ऊनी व रंगीन कपड़ों का प्रचलन था। मनोरंजन के साधन में संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्य, चौपड़, शिकार, अश्व धावन आदि शामिल थे। अब आर्थिक जीवन की यहाँ पे बात चल रहा है। ऋग्वेदिक सभ्यता का ग्रामीण सभ्यता थी। जिस तरह से मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, तो नगरीय सभ्यता थी। लेकिन ऋग्वेदिक काल जो है दोस्तों, ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेदिक में आर्यों के मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन तथा कृषि विवरण मिलता है, किंतु पशुपालन को ही ऋग्वेदिक आर्यों ने अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था। ऋग्वेद में गव्य या गव्यति शब्द चरागाह के लिए प्रयुक्त हुआ है। गव्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चरागाह के लिए। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। ऋग्वेदिक काल में अभी यानी भेड़, आजा, बकरी ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख हुआ है। इस काल के लोग हाथी, बाघ, बत्तख एवं गिद्ध से अपरिचित थे। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि हाथी, बाघ, बत्तख एवं गिद्ध से अपरिचित थे। किस काल के लोग? ऋग्वेदिक काल के लोग। तो ये एग्जाम में ऑप्शन बन के आ सकता है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार हुआ है। कितना बार हुआ है? 24 बार हुआ है। इसमें अनेक स्थानों पर यव एवं धान्य शब्द का उल्लेख मिलता है। गौ शब्द का ऋग्वेद में 174 बार प्रयोग हुआ है। इस काल में युद्ध का मुख्य कारण गायों की गणवेशना अर्थात गौविष्टि गाय का अन्वेषण था। ऋग्वेदिक काल में वस्त्र धुलने वाले, वस्त्र बुनने वाले, लकड़ी एवं धातु का काम करने वाले एवं बर्तन बनाने वाले शिल्प को विकास के बारे में विवरण मिलता है। चर्मकार एवं कुम्हार का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में अयस शब्द का उपयोग संभवतः तांबे एवं कांसे के लिए किया गया था। अब अयस शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था ऋग्वेदिक काल में? तांबे एवं कांसे के लिए। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कपास का प्रमाण मिला है। ऋग्वेदिक काल में क्रय विक्रय हेतु विनिमय प्रणाली का शुभारंभ हो चुका था। इस प्रणाली में वस्तु विनिमय के साथ गाय, घोड़े, सुवर्ण से भी क्रय विक्रय किया जाता था। इस काल में व्यापार करने वाले व्यापारियों एवं व्यापार हेतु सुदूरवर्ती प्रदेशों में भ्रमण करने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। यानी कि व्यापारियों को क्या कहा जाता था? ऋग्वेदिक काल में पनी कहा जाता था। इस काल में व्यापार स्थल एवं जल दोनों रास्ते से होता था। आंतरिक व्यापार बहुधा गाड़ियों, रथों एवं पशुओं द्वारा होता था। आर्यों को समुद्र के विषय में जानकारी थी या नहीं, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट अर्थात सुदखोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेकनाट या सुदखोर। अब आते हैं धार्मिक जीवन। ऋग्वेदिक लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों को मानवीकरण किया। इस समय बहुदेववाद का प्रचलन था। ऋग्वेदिक आर्यों की देवमंडली 3 भागों में विभाजित था: आकाश देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ऋग्वेदिक काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, समितु, ऋषु, ऋतु, यम, रुद्र, अश्विनी आदि प्रमुख देवता एवं उषा, आदिति, रात्रि, संध्या आदि प्रमुख देवियां थी। तो ये याद रखिएगा कि क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा कौन सा इसमें से ऋग्वेदिक काल की देवियां नहीं है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तों में इनका वर्णन है। इन्हें आर्यों का युद्ध नेता या पुरंदर वर्षा का देवता माना जाता है। कौन कौन सा देव माना गया है? इंद्र को युद्ध का नेता और वर्षा का जो है
देवता। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि है। पहला स्थान इंद्र का है, दूसरा अग्नि का है। ऋग्वेद के लगभग 200 सूक्तों में इसका वर्णन है। 250 में इंद्र का वर्णन है और 200 में अग्नि का वर्णन है। अग्नि का काम था मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ की भूमिका निभाना। कौन सा देवता का काम है? तो ये अग्नि देवता का काम है, मनुष्य और देवताओं के बीच भूमिका निभाना। ऋग्वेद में तीसरा स्थान वरुण देवता का था। ऋग्वेद के लगभग 30 सूक्तों में इसका वर्णन है। वरुण को ईरान में अहुरमजा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। इस समय देवों की पूजा प्रधान विधि थी। स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ से बलि चढ़ाना। ऋग्वेदिक देवी देवता एक नज़र इसको भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। अब ऋग्वेदिक काल में कि कौन सा देवता क्या क्या इसका काम था, ये भी जानना जरूरी है कि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। अब देखिए, वरुण सकल ब्रह्मांड का अधिपति, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, नियामक, प्रजारक्षक तथा ऋतस्य। अब इंद्र आंधी, तूफान, बिजली, वर्षा के देवता, युद्धों में विजय दिलाने वाला पराक्रमी देव। ये कौन थे? इंद्र। विष्णु संसार का संरक्षक थे। ये मरुत आंधी का देवता। उषा सूर्योदय पूर्व की अवस्था में द्योतक। आदिति आर्यों के सार्वभौम भावना की देवी। आप देखिए, सोम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने बार ये सोम के बारे में पूछा गया है। वनस्पति और औषधियों के अधिपति थे, यानी कि जो वनस्पति और औषधि के भगवान थे, देवता थे, वो थे सोम। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल दोस्तों कब से कब तक था? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। अब भारतीय इतिहास में उस काल को, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई उस वेद को क्या कहा था? उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी। क्या थी? चित्रित धूसर और मृदभांड, या उत्तर वैदिक काल का बात चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे तथा थालियों का प्रयोग करते थे। वे लोहे के हथियारों का भी प्रयोग करते थे उत्तर वैदिक काल के लोग। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा केंद्र था उत्तर वैदिक काल के सभ्यता का? मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा यमुना द्वाब यानी कुरुक्षेत्र तक था। यहीं पर कुरु एवं पंचाल जैसे विशाल राज्य थे। यहीं से आर्य संस्कृति एवं पूर्व की ओर प्रस्थान कर कौशल, काशी एवं विदेह तक फैली थी। मगध एवं अंग प्रदेशों आर्य सभ्यता के क्षेत्र से बाहर थे। यहाँ पे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको बताना है, ये ऑप्शन दे दिया जाएगा कौन सा इसमें जो है आर्य क्षेत्र से बाहर थे। तो मगध और अंग। मगध में निवास करने वाले लोग को अथर्ववेद में वरात्य कहा गया। क्या कहा गया था? वरात्य कहा गया था मगध में निवास करने वाले। ये प्राकृतिक भाषा बोलते थे। कौन सा भाषा? प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सा लोग? मगध के लोग। उत्तर वैदिक काल तक आते आते पंचजनों का लोप हो गया तथा उनके स्थान पर विशाल राज्य की स्थापना हुई। इनमें कुरु तथा पंचाल सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का मुख्य विशेषता थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का उदय, कबायली संरचना में दरार, वर्ण व्यवस्था की जटिलता में वृद्धि, क्षेत्रगत राज्यों का उदय तथा धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता। किसका ये विशेषता थी? उत्तर वैदिक काल की। तकनीकी विकास की दृष्टि से इस काल की महत्वपूर्ण घटना लोहे का प्रयोग है। तो जो लोहे का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, किस काल में इसका प्रयोग हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। आरंभ में लोहे का उपयोग हथियार के निर्माण में हुआ, परंतु धीरे धीरे इसका व्यापार कृषि एवं अन्य में किया जाने लगा। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख कृष्ण अय्यस या श्याम अय्यस के नाम से हुआ था। किस नाम से? कृष्ण अय्यस या श्याम अय्यस के नाम से हुआ था। राजनीतिक अवस्था। अब यहाँ पे राजनीतिक अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। किसके? उत्तर वैदिक काल के। इस काल में ऋग्वैदिक कालीन के अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर क्षेत्रगत जनपदों में बदलने लगे थे। इस काल में राजतंत्र ही शासन की व्यवस्था आधार थी, ठीक है, किंतु कहीं कहीं पर गणराज्य के उदाहरण भी मिलते हैं। इस काल में राजा का अधिकार ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कुछ बड़ा। अब उसे
बड़ी बड़ी उपाधियां मिलने लगी, जैसे अधिराज, सम्राट, एकराट, राजाधिराज, ये सब उपाधि राजा को मिलने लगी। प्रदेश का संकेत करने वाला शब्द राष्ट्र उत्तर वैदिक काल का ही सर्वप्रथम प्रयोग है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राष्ट्र शब्द जो है सबसे पहले किस काल में इसका प्रयोग हुआ था, तो ऋग्वेदिक काल में। राजा मंत्रियों की सहायता से समस्त राज्य का शासन करता था। इन मंत्रियों को उत्तर वैदिक काल में रतिन कहा जाता था। क्या कहा था? रतिनन कहा जाता था। किसको? मंत्रियों को। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण दिया गया है। कितने प्रकार का? 12 प्रकार का। इस काल में राजा की शक्ति में वृद्धि होने से सभा और समिति नामक संस्थाओं के सीमित में थोड़ा सा बदलाव आया। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सभा एक ग्राम संस्था थी, वह ग्राम के सभी स्थानीय विवादों का निर्णय करती थी। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। समिति एक केंद्रीय संस्था थी। अथर्ववेद में राजा के लिए समिति का सहयोग आवश्यक बताया गया। संभवतः समिति का राजा ही अध्यक्ष होता था, पर समिति का राजा पर अंकुश होता था। अब उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जो अधिकारी है उनका भी नाम जानना जरूरी है, क्योंकि कौन सा अधिकारी का क्या काम होता है एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पुरोहित का काम देखिए, राजा का प्रमुख सलाहकार होता था, युद्ध में राजा के साथ जाता था, समस्त धार्मिक कार्यकलापों में सहभागी होता था। कौन? पुरोहित। अब महिषी का क्या काम होता था? महिषी का, राजा की पटरानियां महिषी कहलाती थी। राजा की जो पटरानी थी इसको महिषी कहलाती थी, जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायक एवं सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। युवराज, राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को इस पद पर आसीन कर उसे उत्तराधिकारी के रूप में प्रशासनिक कार्यों में निपुण करने का प्रयास करता था। सूत क्या था? रथों के निर्माण रख रखाव हेतु पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। सैनानी, सेना का प्रधान जो पदाधिकारी था इसको सैनानी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1-2 बार पढ़ लीजिए इसको। ग्रामीणी, ग्राम शासन का प्रधान पदाधिकारी होता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। आप देखिए, राज प्रसादों की सुरक्षा हेतु पदाधिकारी जो था इसको क्षत्रिय कहा जाता था। राजा का कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? संग्रहित कहा जाता था। इसके बाद भूमि कर वसूली हेतु पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? भागदूत कहा जाता था। अक्षवाप, जुआ आदि पर निगरानी रखने के लिए जो अधिकारी होता था उसे कहा जाता था अक्षवाप। अब यहाँ पे चलते हैं सामाजिक जीवन पर, कुछ इसका तथ्य है जो कि इम्पोर्टेंट है। सामाजिक, इस काल में धीरे धीरे बड़े ग्रामों नगरों में विकसित होने लगे थे। इस समय गृह निर्माण कच्ची एवं पक्की ईंटों, मिट्टी, बांस एवं लकड़ी से किया जाता था। संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा उत्तर वैदिक काल में भी विद्यमान रही, यानी कि पिछले जो आपका ऋग्वेदिक काल था उसमें पितृसत्तात्मक परिवार विद्यमान थी और आपका उत्तर वैदिक काल में भी, जिसमें पिता असीमित अधिकार होते थे। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम कुल शब्द का उल्लेख मिलता है। जो कुल शब्द है ये आपका ऋग्वेदिक काल में नहीं था। ये विशेषता किस शब्द का है? कुल शब्द का, उत्तर वैदिक काल का। इस काल में वर्ण आधारित जाति व्यवस्था स्थापित हो चुका था। देखिए, ऋग्वेदिक काल में क्या था? तो कर्मों पे जाति का वर्णन था, लेकिन ऋग्वेदिक काल में ऐसा नहीं था, जाति का व्यवस्थित हो चुका था। इस काल तक समाज स्पष्ट 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित हो चुका था, किंतु इस काल में जाति प्रथा उतनी कठोर नहीं थी जितनी सूत्रों के काल में थी। इस काल में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। किस काल में? आपका तो उत्तर वैदिक काल में। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्मों के विषय में वितरण मिलता है। इस काल में सर्वप्रथम गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ, अर्थात स्थान जहां समूचे कुल के गौधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु कालांतर में यानी कुछ समय के बाद गोत्र का अर्थ एक मूल पुरुष के वंशज हो गया। एक ही गोत्र के लोग के परस्पर विवाह पर प्रतिबंध लग गया। मानव जीवन को सुव्यवस्थित बनाने वाले 4 आश्रमों को विधान इस काल में मिलता है। ये है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कितने वर्ष तक होता था? 25 वर्ष तक। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक की आयु का। वनप्रस्थ जो होता था ये 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु तक, और संन्यास आश्रम जो है ये 75 से 100 वर्ष की आयु तक। अस्पष्टता उत्तर वैदिक काल में उपयुक्त प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख है। अंतिम आश्रम इस काल में विशेष महत्व नहीं पा सका। कौन सा आश्रम?
जो है संन्यास आश्रम। इस समय गृहस्थ आश्रम को विशेष महत्व दिया जाता था। कौन सा? गृहस्थ आश्रम को, जो कि 25 से 50 का होता था। इस काल में शिक्षा का माध्यम गुरुकुल परंपरा पर आधारित थी। कहाँ पर? तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में। इस काल में अंतरीय विवाह, बहुविवाह, विधवा विवाह, नियोग प्रथा, दहेज प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। कौन सा? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ पे नहीं मिलता है? तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में अच्छी नहीं थी। इस काल में मनोरंजन के साधन में लोक नृत्य, संगीत, जुआ, युद्ध मुख्य थे। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ये देखिए कौन कौन सा विवाह है, उसका भी क्या विशेषता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया ब्रह्म विवाह। कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उसकी अपनी कन्या का विवाह करना, ये कहलाता था ब्रह्म विवाह। अब देखिए यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह जब किया जाता था, इसको कहा जाता था देव विवाह। क्या कहा जाता था? देव विवाह। आर्ष विवाह क्या था? कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना आर्ष विवाह कहलाता था। अब ये प्रजापत्य विवाह क्या है? वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगा, वह कन्या मांग का विवाह करता था, तो ये कहता था प्रजापत्य विवाह। अब ये गंधर्व विवाह, ये पूछा गया क्वेश्चन है गंधर्व विवाह के बारे में, तो इसको जितने भी यहाँ पे विवाह है 8 विवाह, इनको बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कन्या तथा वर प्रेम अथवा कामुकता में वशीभूत होकर विवाह करते थे, यानी आज के डेट में प्रेम विवाह जो है तो ये क्या कहलाता था उस काल में? तो गंधर्व विवाह। असुर विवाह क्या होता था? कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय कर जो विवाह किया जाता था उसे असुर विवाह किया जाता था। पेचास विवाह क्या था? सोई अथवा पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना जो पेचास विवाह कहलाता था आपका उत्तर वैदिक काल में। अब ये देखिए राक्षस विवाह क्या है? बलपूर्वक कन्या को छीनकर उससे विवाह करना, ये क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता था उत्तर वैदिक काल में। नोट है यहाँ पे, स्मृतियों में ब्राह्मण, देव, आर्ष एवं प्रजात्य विवाह ही मान्य प्राप्त है। किसमें? स्मृतियों में। उत्तर वैदिक, अब ये आर्थिक जीवन पर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के लोग आर्थिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके अस्थायित्व में देखने को मिलता है, जो कृषि के आधिकारिक प्रसार परिणाम था। इस काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में व्रीहि यानी धान, यव, जौ, मान, उड़द, मृदंग, मूंग, गोधूम, गेहूं, मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला जो लाइन है, क्योंकि किस काल में क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे आपको याद रखना जरूरी है। अब देखिए अथर्ववेद में 2 तरह के धान, व्रीहि एवं तंडुल तथा इर्सु का उल्लेख मिलता है। इक्षु मतलब ईख का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सिंचाई के साधन के रूप में वर्षा, कूप, नहर का उल्लेख किया गया है। इस काल में कृषि तथा पशुपालन, मछुआ, सारथी, गडेरिया, स्वर्णकार, मणिकार, रस्सी बांटने वाला, टोकरी बनाने वाला, धोबी, लोहार, चूल्हा आदि व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। इस काल के मुख्य पालतू पशु गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, भैंस, भेड़, बकरी, गधा, ऊंट, सूकर आदि थे। इस काल में महत्वपूर्ण पशु के रूप में गाय को पाला जाता था, जिस तरह से आपका ऋग्वैदिक काल में था। बड़े बैल को इस काल में महोक्ष कहा जाता था। किसको महोक्ष कहा जाता था? तो बड़े बैल को। इस समय मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे, जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। सूत कातने एवं वस्त्र बुनने का व्यवसाय इस काल में बहुत अधिक विकसित हुआ था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सूत बनाने, वस्त्र बनने का कला किस काल में सीखा गया था मनुष्य के द्वारा? प्रमाण मिला है, तो ये उत्तर वैदिक काल में। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय अधिकांशतः राजकीय करों से मुक्त थे। राज्य को कर का अधिकांश भाग वेश्यों से ही प्राप्त होता था। व्यापार वाणिज्य विनय के आधार पर छोटे पैमाने पर होता था। ऋण देने एवं ब्याज लेने की प्रथा प्रचलित हो चुकी थी। किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। इस काल की अर्थव्यवस्था के मोटे तौर पर प्राक शहरी कहा जाता था, क्योंकि ये न तो पूरी तरह ग्रामीण था और न ही शहरी। धार्मिक जीवन पर चलते हैं अब उत्तर वैदिक काल के। इस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता यज्ञों की जटिलता एवं कर्म कांडों की दुरूहता थी। यज्ञों में शुद्धता मंत्रोच्चारण पर विशेष बल दिया गया।
ऋग्वेदिक 7 पुरोहितों की जगह उत्तर वैदिक काल में 14 पुरोहित का उल्लेख मिलता है। देखिए ऋग्वेदिक में 7 पुरोहित का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसी के जगह जब आप उत्तर वैदिक काल में आ जाएंगे तो यहाँ पे 14 पुरोहित का उल्लेख मिलता है। गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था, जो निम्नतः था। अब ये पहला कौन कौन सा था? ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता। देव यज्ञ, देवताओं के प्रति कृतज्ञता। पितृयज्ञ, पितरों के तर्पण। मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार। भूत यज्ञ या बलि यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना। आप देखिए षड दर्शन एवं उसके प्रवर्तक कौन थे? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। देखिए उसके प्रवर्तक कौन थे, कौन कौन धर्म के? तो सांख्य का प्रवर्तक कौन थे? कपिल। योग का प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि, योग सूत्र, ठीक है। और इसके न्याय के जो थे ये गौतम, न्याय सूत्र। पूर्व मीमांसा जेमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन या ब्रह्मसूत्र, वैशेषिक कनाद या उलूक। ये जो 6 आपका लिखा हुआ प्रवर्तक, इनको आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नोट करके है, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। देखिए सांख्य दर्शन जो है भारत के सबसे प्राचीन दर्शन है, याद रखिएगा। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। कौन सा तत्व पहला? प्रकृति। ऋग्वेद के देवता इंद्र एवं अग्नि अब प्रमुख नहीं रहे, ठीक है। जैसे ऋग्वेद के देवता थे इंद्र एवं अग्नि प्रमुख नहीं रहे, इनके स्थान पर इस काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। इस काल में विष्णु को संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद में पशुओं की रक्षक देवता पूषण इस काल में शूद्रों के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस काल में राजा को राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ। समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व काफी बढ़ गया, क्योंकि सिर्फ वे ही धार्मिक अनुष्ठान करा सकते थे। जादू टोना में विश्वास भी बढ़ गया। किस काल में? तो आपका उत्तर वैदिक काल में। इस काल में मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के मध्य तालमेल स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ विधान किया गया। पुरुषार्थ की संख्या कितना था? ये था 4। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब विभिन्न प्रकार के यज्ञ जो है इनके भी बारे में जानना जरूरी, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक हेतु संपादित होता था। ऐसा माना जाता है कि इससे राजा को दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। अश्वमेध अन्य राजा को चुनौती देने के उद्देश्य से एक अभिशक्ति घोड़े को छोड़कर संपादित किया जाता था, जो राजाओं के प्रभुत्व का प्रतीक था। वाजपेय राजा रथों की दौड़ का आयोजन करता था, जिसका उद्देश्य प्रजा को मनोरंजन के साथ सूर्य प्रदर्शन था। अग्निष्टोम इस यज्ञ में प्रातः, दोपहर तथा शाम को सोम पिया जाता था तथा अग्नि को पशु बलि दिया जाता था। किस यज्ञ में? अग्निष्टोम में। अब दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा आपका प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। तो ये भी देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की टॉपिक में मैंने वैदिक काल से पूरा कर दिया, और जिसमें आपका ऋग्वेदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।